खोज हरियाणा देखने वाले सारे दर्शकों भाई सचिन की प्यार भरे राम राम और नमस्ते भाई। अगर मैं हाल फिलहाल की बात करूं तो मैं जिला भिवानी के गांव हेतमपुरा के अंदर मौजूद हूं और मेरे साथ जो शख्सियत मौजूद है पीछे भी हमारे चैनल के ऊपर आ चुके हैं और लगातार हम जो है हरियाणा के हर एक अपडेट ब्रेकिंग न्यूज़ सब कुछ आपके सामने लाते हैं, जनता के सामने लाते हैं। और आज फिर जो है अनिरुद्ध चौधरी जी बंसीलाल जी के सुपुत्र जो हैं हमारे साथ हैं और आज ये हेतमपुरा में क्यों पूछें, क्या कारण है, वो सारी बातें जानेंगे, पूछेंगे और भी बहुत सारे सवाल जो हैं अनिरुद्ध मेरे हैं। नमस्कार जी। नमस्कार। समझतो बिल्कुल। आप? मैं बिल्कुल बढ़िया। आज हेतमपुरा में आने का मुख्य जनसंपर्क, जो मेरे दादाजी के पुराने साथ जुड़े हुए आदमी, उनके परिवार, उन सब से मिलने का ही मेरा उद्देश्य है। सबसे मिलते रहेंगे, जान पहचान और बढ़नी है। एक सबकी तरफ से एक डिमांड भी आई थी कि भाई हम चाहते हैं कि चौधरी बंसीलाल का पोता हमारे बीच में आए, हमसे मिले। बस मेरा भी मन था मिलने का, दोनों डिमांड पूरी होती हैं। तो अभी हाल फिलहाल की अगर मैं बात करूँ तो सर आपने भी देखा होगा और लगातार जुड़े होंगे कि पहलवान और जो है सरकार का एक झगड़ा चल रहा था, एक आंदोलन चल रहा था, लेकिन अभी खबरें ये हैं कि आंदोलन वापस ले लिया गया है और विपक्ष जो है, विपक्ष पार्टियां जो हैं वो पहलवानों के साथ थी सरकार के खिलाफ। तो अब ये माना जा रहा है, जनता की आवाज़ है कि भाई विपक्ष की तो किरकिरी होगी। इस बात के ऊपर आप क्या कहोगे? देखो, ऐसा है, जो आरोप लगे थे वो बड़े संगीन आरोप थे और उन हमारी हरियाणा की बेटियां वहाँ पर खड़ी थी, उनके साथ में एक जाति हो रही थी। भाई जिस तरीके से पुलिस ने उनको खींचा, जिस तरीके से पुलिस ने उनके साथ व्यवहार किया, वो शायद हर किसी को कहीं ना कहीं चुभा था। और देखो, जो मैं तो ये जानता हूँ कि ये कुछ लोगों की कोशिश थी कि इसको राजनीतिक रूप दें, पर हर चीज़ में अगर आप देखो तो ये एक हरियाणा की बेटियों की मान सम्मान की लड़ाई में कुछ हमारे भाई थे जो उनके साथ में खड़े थे, और अगर वो नहीं खड़े होते तो शायद सरकार भी समझौता नहीं करती। तो अगर कोई कहे, उद्देश्य सबका क्या था? उद्देश्य ये था कि इनको इंसाफ मिले। तो अगर आज के दिन जो लड़कियां जिनके साथ में अन्याय हो रहा था, अगर वो आज संतुष्ट हो रही हैं, तो मेरे ख्याल से कहीं ना कहीं इसलिए ये स्थिति पैदा हुई है कि कुछ लोगों ने, दीपेंद्र हुड्डा जी वगैरह, इन सब ने मिलकर इनका साथ दिया, तभी मजबूर हुए लोग कि उनके साथ न्याय करने की कोशिश करें। दूसरा सवाल है सर, पीछे आपने देखा होगा, 1-2 दिन पहले की बात है कि कुरुक्षेत्र के अंदर और जो है लाठीचार्ज हुआ है। तो जो मांग थी, जो मांग करने वाले थे, जो बैठे थे किसान, तो उनकी मांग गलत थी या फिर मांगने का तरीका गलत था या लाठीचार्ज गलत था? आप कौन सा ठीक मानते हैं? देखो, मैं लाठीचार्ज गलत मानता हूँ। कि आप देखो, हम प्रजातंत्र में रह रहे हैं। प्रजातंत्र में आप अगर अन्नदाता पे लाठियाँ बरसाओगे, ये चीज़ ठीक नहीं है। उसी तरीके से मैं जो एक खिलाड़ियों का जो आंदोलन था, ये मैंने हमेशा से एक ही चीज़ कही कि जो भी चीज़ हो वो कानून की एक प्रक्रिया के अनुसार होना चाहिए। ठीक, किसी ने अगर आरोप लगाया तो इसका ये मतलब नहीं है कि वो आरोप सही है। ठीक है, किसी पे अगर आरोप लगाएं, उसकी जांच ज़रूरी है। जांच हो, जांच जिस भी तरीके की होती है, निष्पक्ष जांच होनी चाहिए। और जो एक प्रोसेस ऑफ लॉ जिसको बोलते हैं, कानून का अपना एक तरीका, तौर तरीका और रास्ता है, उस तरीके से, निष्पक्ष तरीके से उसको अंजाम देना चाहिए। मैं शुरू से, पहले दिन से अब तक मैं एक ही बात कह रहा हूँ। उसी तरीके से क्या उनके द्वारा जो पहलवान थे वो अगर धरने पे बैठे थे, क्या धरने पे बैठना गलत है? नहीं, मैं उसको गलत नहीं मानता, क्योंकि प्रजातंत्र में अपनी आवाज़ रखने के अलग अलग तरीके हैं और ये भी उनमें से एक तरीका है। उसी तरीके से अगर किसान धरना देना चाहते हैं तो उनको भी मतलब धरना देने का अधिकार है, क्योंकि हम प्रजातंत्र में रह रहे हैं। अगर तानाशाही होती है तो शायद नहीं होना चाहिए। तो और उसके बाद भी देखो, संवाद बहुत ज़रूरी है। सरकार को किसानों से, चाहे खिलाड़ी हों, सरपंच हों, हर किसी के साथ में बहुत ज़रूरी है कि आपको संवाद करना चाहिए। प्रजातंत्र संवाद से चलता है। प्रजातंत्र एक तानाशाह के हिसाब से नहीं चलता कि मैंने जो चाहा उस तरीके से हो गया। तो इसलिए मैं ये मानता हूँ कि अगर किसान भाई किसी कारण नाराज़ हैं तो उस नाराज़गी का कारण समझो। आज के दिन आप अपने क्षेत्र में देख लो, भाई ठीक है, इस समय किसान अपने कामों में लगे हुए हैं, काम का समय है,
और वो देख रहे हैं भाई हमारी अगली फसल ठीक हो, पर पिछली बार अभी सरसों का क्या दाम मिला, बाकी चीज़ों का क्या दाम मिल रहा है। जो एमएसपी एक ऐसी चीज़ है जो कांग्रेस पार्टी ने हमेशा दी है और लगातार बढ़ाई है, क्योंकि महंगाई जो बढ़ रही है वो उसका असर क्या किसानों पे नहीं पड़ेगा। भाई उनको भी अगर तेल का खर्चा है, तेल इतना महंगा हो रखा है, बीज खरीदना होता है और जो काम होता है मजदूरी देनी होती है, वो सारी चीज़ उनका खर्चा बढ़ रहा है और आमदनी कम होती जा रही है। तो अगर आप देखो तो पिछले कुछ सालों में आमदनी 4 गुनी होने के बजाय अगर सारी चीज़ों का हिसाब लगाए तो आमदनी घट गई है। चीज़ें तो जब किसी को इतना नुकसान होगा उनकी आप दुर्दशा नहीं समझ सकते। क्यों नहीं समझ सकते? क्योंकि शायद सरकार में कोई भी ऐसा नहीं बैठा जिसकी ज़िंदगी जिसकी आय खेती पर निर्भर हो। पर अगर आप खुद नहीं समझ सकते तो कम से कम समझने की कोशिश तो करो, संवाद से समझने की कोशिश तो करो। कोशिश करोगे किसान बैठेंगे नहीं, क्योंकि उनकी जो दुर्दशा है वो कौन चाहता है। हमारे अन्नदाता के साथ एक ऐसा उनकी ऐसी स्थिति पैदा हो कि उनके घर के खर्च नहीं चल रहे हों, ऐसी स्थिति कोई नहीं चाहता। इसलिए ज़रूरी है उनसे बात कर उनकी बात समझना। वो बैठेंगे नहीं फिर ऐसे। आपने बात की सर किसानों के दामों की, तो ये अगला सवाल मैं आपके ऊपर ही रखता हूँ कि मुआवजा सरकार देती है, लेकिन उससे जो है ज़मींदार का काम नहीं चलता था, तो सरकार बीमा पॉलिसी लेके आई ताकि भाई क्षतिपूर्ति जो हुई उसका कुछ हिस्सा मिल सके किसान को। अब 2022 की बात करें तो कपास का बीमा अब तक नहीं मिला है। तो अगर आप भगवान ने चाहा और अगर आप कल सत्ता में आते हो तो क्या ये चीज़ यूं ही दर दर मतलब किसान भटकता रहेगा या उनको टाइम पे बीमा और मुआवजा जो है मिलेगा? बीमा पॉलिसी एक प्रिंसिपल के तौर पर, एक सोच के तौर पर एक बहुत अच्छी सोच है, पर जिस तरीके से उसको धरातल पर लगाया जाता है उस पर निर्भर करता है कि वाकई में अच्छा है कि नहीं है। मैं चाहूँ कि हर गांव में बिजली आए, पर आए सिर्फ 15 मिनट के लिए, तो उसका क्या फ़ायदा। उसी तरीके से बीमा पॉलिसी बड़ी अच्छी चीज़ है कि भाई अगर कहीं किसी का नुकसान होता है उसको मुआवजा मिले। क्यों? प्रीमियम तो कट रहा है, तो अगर प्रीमियम कटता है तो जहाँ ज़रूरत है वहाँ मुआवजा मिलना चाहिए, पर मिलता नहीं है। और लोग दर दर सब 24 घंटे के अंदर इन नंबर पे मिलाओ, उस नंबर पे कोई उठाए नहीं उठाए, लाइन बिजी हो, भाई नुकसान हुआ है तो सबका हुआ है, हर कोई कोशिश करेगा। तो ये एक इसमें एग्जीक्यूशन का जो तरीका है, उसको अंजाम देने का जो तरीका है, उसमें सुधार की ज़रूरत है। यहाँ पर एडमिनिस्ट्रेशन काम आती है। चौधरी बंसीलाल की एडमिनिस्ट्रेशन सख्त थी, मजबूत थी, मजा ले इसमें कहीं कोई कमी आ जाए। यही पॉलिसी शायद अगर चौधरी बंसीलाल जब चीफ मिनिस्टर होते तब लगी होती, हर किसी को मुआवजा मिला होता। भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी चौधरी बंसीलाल जी के बाद में हरियाणा के लिए सबसे ज़्यादा काम करने वाले मुख्यमंत्री बने, वापस से मुख्यमंत्री बनेंगे। और उस समय किसान, जब आप एक चीज़ सोचो इस बात को कि जितने दौरान वो मुख्यमंत्री रहे हरियाणा में एक भी आंदोलन नहीं हुआ। क्यों? क्योंकि किसान सारे खुश थे, एमएसपी बढ़ जाती थी, पेंशन बढ़ती रहती थी, हर किसी के बारे में सोचा जाता था। और आज भी मैं यही चीज़ बता रहा हूँ कि ये बीमा पॉलिसी है, इसको धरातल पर किस तरह से लागू किया जाए उस पर सोच की ज़रूरत है। क्योंकि आज के दिन लोग परेशान हैं कि हमारा प्रीमियम जो हम देना चाहते हैं वो तो कट जाता है पर मुआवजा मिलता नहीं। तो अंत में फ़ायदा किसको हो रहा है? उस कंपनी को हो रहा है, जो बीमा पॉलिसी वाली कंपनी है उसको हो रहा है। जो प्रीमियम भर रहा है उसकी फसल का नुकसान हो रहा है, उसको उस चीज़ का फ़ायदा नहीं मिल रहा। तो ये सुधार की ज़रूरत है। आप जो है तो शाम अक्षेत्र से, ये बात तो सबको पता है, आप भी बार बार कहते हैं कि तो शाम से आप आएंगे, इलेक्शन लड़ेंगे। लेकिन अगर आपको तो शाम क्षेत्र में भाई कांग्रेस का गढ़ माना जाता है, तो शाम क्षेत्र, अगर वो सीट आपको कांग्रेस की पार्टी नहीं देती और अगर आपको विपक्ष कोई पार्टी, दूसरी पार्टी टिकट देती है, तो सामने आपकी ही चाची मैडम किरण चौधरी जी खड़ी होंगी, तो क्या वो चुनाव लड़ना चाहेंगे? सबसे पहली बात है, मैं कांग्रेस ही हूँ, मैं कांग्रेस से टिकट लूँगा। मुझे पूरा विश्वास है मुझे कांग्रेस टिकट देगी, क्योंकि कांग्रेस की हाईकमांड भी देखती है कि नया लड़का है, टैलेंट है, वो उस टैलेंट की इज्जत करती है। ये नई कांग्रेस है, ये राहुल गांधी की कांग्रेस है, ये खड़गे जी की कांग्रेस है। इस समय वो चीज़ें खत्म हो चुकी कि भाई वो यहाँ इधर बैठे हैं, ये करें, काम हो जाएगा। तो मुझे पूर्ण विश्वास है युवा होने के नाते, और मेरा काम देखकर, मेरा जोश देखकर, मेरा लोगों से संवाद देखकर, लोगों में जो मुझे प्यार मिल रहा है उसको देखकर, और मैं एक चीज़ हल्की सी जोड़ूंगा, ये क्षेत्र चौधरी बंसीलाल का क्षेत्र है,
ये क्षेत्र किसी पार्टी विशेष, यहाँ दूसरी चीज़ आती है, वो अलग बात है। चौधरी बंसीलाल का परिवार आज कांग्रेस पार्टी में, तो यहाँ कांग्रेस को एक बहुमत मिली। यहाँ तो मेरे चाचा इंडिपेंडेंट भी चुनाव लड़े थे, मेरे दादाजी ने विकास पार्टी बनाई, तब यहाँ पूरे भिवानी जिले ने सारी सीट उनकी झोली में डाली थी। तो एक लगाव है हमारा, यहाँ पे एक पारिवारिक रिश्ता है, पूरे हलके में, जिले में हमारे परिवार के संबंध हैं। हमारा परिवार, जो लोग हैं पुराने मेरे दादाजी के टाइम के, उनके साथ में एक दिल का रिश्ता है। तो पहली चीज़ तो ये है। और रही बात अगर ऐसा होगा, अगर ऐसा होगा, अगर ऐसा होगा, अगर हाथ पिट के अपने बैठे रखे होगा, तो अगर तो बात की बात है, जब होगा, जब उस स्थिति पे पहुंचेंगे तब देखेंगे क्या करना है। पर ये मैं बता रहा हूँ, यहाँ से चुनाव लड़ूंगा। आप यहाँ से चुनाव लड़ोगे सर, ये कन्फर्म है। आपने कहा कि तुसामक क्षेत्र से जो है आपके परिवार का और तुसामक क्षेत्रवासियों का दिल का रिश्ता है, संबंध है, पारिवारिक संबंध है, लेकिन आपकी नई एंट्री है, आप अभी नए हो और लोकल आपको नहीं माना जाता। ये बात मानी जाती है कि भाई हाँ आप चौधरी बंसीलाल जी के सुपुत्र हो, तो आप तुसामक क्षेत्र के लिए क्या नया करोगे? सबसे पहली बात तो ये है, इस क्षेत्र में मेरे दादाजी ने जो काम करे हैं उनकी मरम्मती हो जाए, वो बहुत बड़ा काम है। तो सबसे पहला काम तो ये है कि जो दादाजी ने यहाँ पे गांव-गांव में पानी बिजली पहुँचाया था, उन चीज़ों का, वो आज स्थिति बेहाल है। सबसे पहला काम होगा उस स्थिति को सुधारना। उसके बाद में जो सरकार की पॉलिसी होंगी, जो सब इलाकों के लिए होंगी, उसमें अपने इलाके का हिस्सा सबसे आगे लेके जाने की कोशिश रहेगी। ये दो सबसे पहले शुरुआत है, और उसके बाद जैसा मेरे भाई, मेरे बुजुर्ग, मेरे साथी कहेंगे, उस हिसाब से आगे चलेंगे। ये तो प्रजातंत्र है। आखिरी सवाल सर, वैसे तो मेरा एक सवाल और था, लेकिन वो पहले ही आपने जवाब दे दिया। मैं पूछना चाहता था कि आप डोर टू डोर जा रहे हैं, लेकिन अभी तक आपने कंफर्म नहीं किया कहीं भी कि भाई किस पार्टी से, कि टिकट कहाँ से मिलेगी। लेकिन आपने अभी बातों ही बातों में 3 बार इस बात का जिक्र कर चुके हो आप कि मैं कांग्रेस से लड़ूंगा, मैं कांग्रेस से आऊँगा। तो जो लोग, क्योंकि आपकी जो भी वीडियो डली हैं, लोगों के कमेंट आए हैं कि भाई अभी तो घूम रहे हैं, लेकिन किस पार्टी से, हम कहाँ चेहरा देखें, बंसीलाल परिवार के साथ जाएं या फिर कांग्रेस के साथ जाएं, कहाँ जाएं, अनिरुद्ध चौधरी कहाँ जा रहे हैं? तो एक बार फिर से जो है, जो लोग मेरे पास कमेंट करते हैं, मेरे से पूछते हैं, उनको अच्छे से जवाब दे दीजिए। देखो, मैं फिर से इस बात को दोहराता हूँ। पहली बात, हम प्रजातंत्र में ज़िंदगी जी रहे हैं, ठीक है। अगर यहाँ की जनता, यहाँ का परिवार हमारे साथ में, मेरे साथ में, अनिरुद्ध के साथ में जुड़ता है, मुझे ताकत देता है, मुझे मजबूती देता है, तो आपका ये सवाल बदल जाएगा जो आज के दिन देने लग रहे हैं। आज से 1 साल पहले और आज में जितना फ़र्क है आप भी जानते हैं, सारी जनता जानती है। मुझे जितने भी युवा भाई हैं, साथी हैं, जो पुराने हमारे परिवारों के साथ जुड़े हुए हैं, उनका मेरे प्रति और मेरा उनके प्रति जो लगाव है, सबको दिख रहा है। और इसी लगाव के कारण अब ये सवाल आने शुरू हुए हैं, वरना कौन पूछता कि कहाँ से लड़ेगा कि नहीं लड़ेगा, कोई नहीं पूछता। पर अब जहाँ जा रहा हूँ हर जगह ये चीज़ हो रही है, और ये मजबूती तय करेगी चीज़ों को। बाकी अभी क्या है, सोच किस तरह की है, ये है तो ऐसे टिकट ही, अब ये मजबूती सोच, ये मजबूती पे फैसला निर्भर है। ये हमारी जो मजबूती बढ़ती चली जा रही है, उसके बाद में क्या पता ये परिस्थिति हो जाए कि सारे कहें हाई इसको मेरे पास लेके आओ, हमारी तरफ से लड़ जाए। तो एक सोच की बात है, मेहनत की बात है, और सबसे बड़ी बात है इज्जत की बात है। मुझे सबसे बड़ा जो एक लोगों से जो चीज़ सुनने को मिल रही है और प्यार मिल रहा है, वो इसलिए मिल रहा है क्योंकि वो इस बात से खुश हैं कि जैसा प्यार वो मुझे दे रहे हैं, मैं और इज्जत मुझे दे रहे हैं, मैं वैसी ही इज्जत और प्यार उनको दे रहा हूँ। हमारे और उनके बीच में कोई तीसरा आदमी है ही नहीं, कोई कहता ही नहीं। अब मैं कहीं भी बैठता हूँ, कहता हूँ भाई किसी को कोई बात करनी है वो करे, कोई साथी खड़ा होकर ये नहीं कहता बैठ जा तू, बैठ जा, कोई कहने ही नहीं है। मैं कहता हूँ भाई और पूछो। अरे पूछेंगे नहीं तो मेरे बारे में जानेंगे कैसे। और दूसरी बात, मेरे को सीधा संपर्क चाहिए, मुझे कोई चाहिए नहीं बीच में बिचौलिया कि ना जी अब वो है नहीं, मैं बात कराता हूँ। यार वोट देनी है वो, मदद करनी है वो, तो बीच में क्यों खाम का तीसरा आदमी चौधरी बने? तो ये चीज़ें आम बात हैं, मतलब इसमें कोई ऐसा नहीं है कि पीएचडी होनी ज़रूरी है, ये होना ज़रूरी है। ये तो समाज की बात है, सामाजिक है। भाई साथ में, भाई बीच में बैठे हैं, कोई मेरे खोए पे हाथ धर दूँ, मैं किसी खोए पे हाथ धर दूँ, तो हमारा, मैं वही कह रहा हूँ, यहाँ ये इलाका ऐसा है जहाँ हमारा पारिवारिक संबंध है। किस लिए? दादाजी के कारण। मेरे को सब क्यों हिज रहे हैं? तो मैं चौधरी बंसीलाल का पोता हूँ। मैंने इस इलाके में अभी तक ऐसा कुछ नहीं किया कि मैं सोच लूँ कि भाई मेरे कारण भीड़ इकट्ठी हो रही है।
जो ये सोचता है उनके कारण भीड़ इकट्ठी हो रही है और दादाजी के कारण नहीं, वो जाने, उनका काम जाने। मैं ये जानता हूँ जितनी भीड़ है, जितने लोग हैं, जितने साथी हैं, वो इसलिए मेरे साथ जुड़ते हैं, इसलिए मेरे को देखना चाहते हैं, इसलिए चाहते हैं कि मैं उनका प्रतिनिधित्व करूँ, क्योंकि मैं चौधरी बंसीलाल का पोता हूँ। और विरोधी इसी बात से डर रहे हैं, वो इस बात से डर रहे हैं कि चौधरी बंसीलाल का खून है, उसका पोता है, उसके आदमियों ने इसको हिज लिया तो कभी दूसरा पा गया तो बात ये है सारी, और कोई बात नहीं है। तो इसलिए सवाल आते हैं, ऐसा होगा तो क्या होगा, वैसा होगा तो क्या होगा। असली इन सब सवालों के पीछे ये सवाल है, अगर ये दोनों एक दूसरे को भेजने लगे तो क्या होगा। असली सवाल तो ये है, जिसके कारण इधर उधर के सवाल आते हैं। नहीं, आपका हेज प्रेम तो मैंने मान लिया सर भाई, तो शाम चित्र तो यही है। लेकिन कैमरामैन से कहूँगा एक बार उस साइड कैमरा घुमाइयो भाई, कि झज्जर से भी जो है आपकी फ़ैन फॉलोइंग बनी हुई है, लोग आपको बाहर से भी, दूसरे ज़िलों से भी प्रेम कर रहे हैं। तो इस फ़ैन फॉलोइंग का क्या कारण मानते हैं कि ऐसी क्या एक अलग चीज़ देखी भाई तो शामक क्षेत्र को छोड़ के बाहर से भी लोग आपको प्रेम कर रहे हैं? इसका एक ही कारण है, चौधरी बंसीलाल जी। वो क्या सिर्फ तोशाम के थे? आप किसी ज़िले में चले जाओ, हरियाणा के किसी ज़िले में चले जाओ, और मैं कहता हूँ मेरा ये चैलेंज है, 10 नए ज़िले बना दो, उनमें से भी किसी भी ज़िले में चले जाओ, किसी भी गांव में चले जाओ, वहाँ चौधरी बंसीलाल का आदमी मिलेगा। तो लोग तो ढूंढते ढूंढते जा रहे हैं, लोग ढूंढ के मेरे पास आ रहे हैं, क्योंकि उनके अंदर एक ये चीज़ है, उनके अंदर एक ये बात है कि हाँ, उनको कहीं ना कहीं शायद मेरे अंदर एक उम्मीद दिख रही है कि वापस से एक राजनीति का एक बदलाव इस तरीके का हो रहा है जैसा वो उन्होंने पहले देख रखा था और जैसा वो चाहते हैं। इसलिए जो दादाजी के पुराने आदमी हैं वो आके मिलना चाहते हैं, और मैं उनके पास भी जाऊंगा, मुझे बुला रहे हैं, पर मैं सबसे पहले अपना घर मजबूत करके फिर आगे जाऊंगा। बहुत अच्छी बात, बहुत बहुत धन्यवाद सर इतना समय देने के लिए। आपका बहुत बहुत धन्यवाद, आपने इतना समय दिया। तो एक नया चेहरा निकल के आया, तो इस बार मैं मानता हूँ कि जो चुनाव होगा, बाकी पता नहीं, लेकिन तो सामने बहुत बड़ा उलटफेर देखने को मिल सकता है। तो चुनाव की भी और हरियाणा की हर एक अपडेट के लिए जुड़े रहे खोज हरियाणा से, और वीडियो को शेयर कर दे भाई, चैनल को सब्सक्राइब कर ले। धन्यवाद।